हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ 12 कैदी और कोकिला के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कविता हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक से, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? जब कोयल रात में बोली तो उसकी आवाज सुनकर कवि ने क्या किया, कैसे रिएक्ट किया? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उससे कुछ कहना चाहती है। या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोयल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे से बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारे पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। कवि को लगा कि या तो ये मेरे दर्द को देख करके आंसू बहा रही है, मतलब रो रही है, परेशान हो चुकी है, और या फिर ये मुझे स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए मेरे अंदर विद्रोह की भावना जगा रही है कि मेरे अंदर एक विद्रोह पैदा हो और मैं लड़ करके स्वतंत्रता प्राप्त करूं। और इसीलिए अंत में कवि जो है वो उसकी वो जो जगाने वाली चेतना थी उससे वो प्रेरित हो गया और वो कहता है, बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिख दूं और कहाँ मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूं, मैं जहां तुम कहो मैं वहां अपने प्राणों को झोंक। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? अब उसने क्या कहा कि कोयल क्यों बोल रही होगी, कितनी बार, कई बार बोला ना, तो कवि जो है वो अंदाजा लगा, अच्छा शायद इसलिए बोल रही होगी, अच्छा शायद इसलिए बोल रही होगी। तो कौन कौन सी संभावनाएं थी वो? कवि ने कोयल के बोलने की निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। क्या क्या है? कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। वो शायद बाहर दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो बताने के लिए आई है जेल में रह रहे कैदियों को कि देखो बाहर कितना कष्ट है। या हो सकता है कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बंधाने, दिलासा देने आई हो कि भाई तुम लोग परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। या हो सकता है वो उनके दुखों को देख करके वो खुद दुखी हो गई है तो उनको थोड़ी सांत्वना, थोड़ी सहानुभूति दिखाने आई है, उनके दुखों पर मरहम लगाने आई होगी। या हो सकता है कोयल पागल हो गई है, आधी रात में वो परेशानियां देख करके चिल्ला रही है। तो ये कई बातें लेखक के मन में, उसकी कल्पना में आई। या हो सकता है कवि में जो है वो विद्रोह जगाने आई है और कवि जो है वो तैयार हो गया कि ठीक है तुम बताओ और मैं विद्रोह करता हूं, मैं अपने जीवन को स्वाहा करता हूं। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन को अंधेरा कहा गया? तम मतलब अंधकार। किस शासन को कहा गया और क्यों कहा गया? आपको पता है, ब्रिटिश सरकार की तुलना जो है वो अंधकार से की गई। और क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार करते थे और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी थी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था। तो उनके इस अत्याचारों को क्या कहा गया, कैसा बताया गया? अंधकार के समान बताया गया कि ये अंधकार का शासन है, तम का शासन है, काला शासन। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। जो यातनाएं दी जाती थी उनका वर्णन करना। अभी बच्चों, जेलों में कैसी यातना दी जाती थी इसका आपको थोड़ा अंदाजा होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की तरह रखा जाता, जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था उनके साथ। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इनमें कुछ निम्नलिखित हैं। क्या क्या थी? ऊंची ऊंची दीवारों वाली जेलों में बंद करा जाता था। 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था जिसमें ना हवा होती थी, ना टॉयलेट होता था, ना कुछ नहीं होता था, उसमें केवल दीवारें होती थी। भरपेट खाना नहीं देते थे, गंदा बेकार का खाना उनको दिया जाता था, वो भी थोड़ा सा, वो ज्यादा नहीं मांग सकते थे, जितना मिला उतने में ही उनको पेट अपना काम चलाना पड़ता था। उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी, पशुओं की जैसा व्यवहार किया जाता था, तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। कोई बीमार है, कुछ भी है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया और ऊपर से कोड़े बरसाए जाते थे और उनसे किस तरह का काम कराए। अब आप इसमें और पॉइंट बना के लिख सकते कि उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, कोल्हू का बैल चलवाया जाता था, उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी और उनके ऊपर बराबर कड़ी पहरेदारी होती थी और अलग से वो पहरेदार उनको गालियां भी देते थे। प्रश्न 5, यहां पर आपको भाव स्पष्ट करना है। जो पंक्तियां दी गई हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो बच्चों, भाव स्पष्ट करते समय मैंने आपको बताया है कि हर बार भाव स्पष्ट करते समय आप कविता का नाम, कवि का नाम लिखेंगे। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के कैदी और कोकिला पाठ से ली गई है, इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। उसके बाद फिर आप अगले लाइन में उसका अर्थ लिखेंगे। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कोई कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वो कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है,
वह उससे पूछना चाहता है कि आखिर वह जेल में अपने मधुर स्वर गुजाकर उसे क्या कहना चाहती है। कवि कह रहा है कि तुम तो मधुरता की रखवाली करने वाली हो, मतलब तुम्हारे स्वर में तो इतनी मधुरता है, तुम यहाँ जेल में क्या करने आ गई? जेल तो क्या है, कष्टों का घेरा है। ये जेल कैसी है बच्चों? जेल में सिर्फ कष्ट है और अंधकार ही अंधकार है, यातनाएं हैं, तप है। तो तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम तो उस मधुरता की, उस कोमलता की रखवाली करने वाली हो, तुम यहाँ क्यों आ गई हो? वो इससे ये प्रश्न। दूसरी पंक्ति है, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है, यातना जरूर झेल रहा है, लेकिन हमारे कैदी जो है पूरे स्वाभिमान से भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अपने पेट से कोल्हू को लगा करके मैं जुआ बांध करके चलता हूं और चरसा चलाता हूं। आशा ये है कि हमसे पशुओं जैसा व्यवहार किया। पर जुआ कौन चलाता है? बैलों के सर पे रखा जाता है और बैल खींचते हैं, लेकिन वहां बैलों की जगह आदमी को लगा दिया जाता है, पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है और सख्त काम, कठोर काम करवाए जाते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है, उस अकड़ को वो खाली कर रहे हैं, उनके अहम को तोड़ रहे हैं। अंग्रेजों को ये बोध हो गया कि अब अत्याचार करने में भी वो सफल नहीं होंगे। कितने अत्याचार करोगे? कर लो, तुम जो करोगे हम वो तुम्हें करके दिखाएंगे, हम वो सह के दिखाएंगे। और मुंह से आह निकलती थी, दर्द होता था, लेकिन फिर भी वो करते रहते थे और भारत माता की जय बोलते रहते थे। कोड़े पर कोड़े खाते थे, लेकिन हमारे जो सेनानी थे वो सारे अत्याचार सहते हुए शहीद भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, वो झुके नहीं, टूटे नहीं। प्रश्न 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ? जब आधी रात को चिल्लाई तो कवि को क्या शक हुआ? आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश और असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। वो कह रहे हैं, अच्छा लगता है तुमने जो बाहर आक्रोश की, जो असंतोष की भावना है, वो लोग परेशान है, एकदम गुस्से में है, लगता वो देख लिया इसने, ये परेशान हो गई है, या इसने कोई जंगल में जगी हुई आग देख ली है भयंकर, जंगल में लगने वाली दावानल देख ली है। कोयल उसी ज्वाला की सूचना देने के लिए जेल में आई है। जेल में ये बताने आई है कि बाहर पूरी आग लगी हुई है, लोगों के अंदर असंतोष की आग लगी है, लोग इस समय बेचैन हैं, किसी तरह ये परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने को तैयार हो चुके हैं। इसीलिए ये बात बताने के लिए वो जेल में आई है, तभी वो आधी रात को आई है, या फिर ये पागल हो गई है। तो ये अंदेशा कवि को हुआ। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अभी उसको क्यों जलन हो रही है? वो तुलना करता है ना कोयल से, तो वो कवि कोयल से कह रहा है कि तुम तो स्वतंत्र हो, जबकि कवि बंदी है। तुम हरियाली का आनंद ले रही हो और मैं काल कोठरी में 10 फीट की बंद हूं। कोयल को गाने के लिए सब तारीफ करते हैं और हमें तो रोना भी गुनाह है, हम रो भी नहीं सकते, हम तो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। तो कवि को उससे ईर्ष्या भी हो रही है और वो कह रहा है, जब तुम स्वतंत्र हो तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? इस काले तम के अंधेरे के जेल में क्यों आ गई हो? प्रश्न 8, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? अब हथकड़ियां क्या गहना होती हैं? लेकिन उसको गहना क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी उन हथकड़ियों को, उन बंधनों को भी गहने के समान स्वीकार कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उत्तर देखें, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता के गौरव और सौंदर्य को बढ़ाता है। गहना हम क्यों पहनते हैं? अपने सौंदर्य को, अपने गौरव को बढ़ाने के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया है, इनके लिए प्रेरणा थी, संघर्ष करना इनके लिए प्रेरणा का काम करता था। जेल को अपना प्रिय आवास और हथकड़ियों को अपना गहना बनाया। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी थी, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, चोरी डकैती नहीं करी थी, देश के लिए लड़ने गए थे और उस समय अगर वो हथकड़ियां पहनाई गई तो वो गहने का काम करती थी, वो गौरव, वो सम्मान देती थी। पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो जेल जाने को अपना आदर समझते थे कि अरे मैं तो 10 बार जेल जा चुका हूं, फिर भी हार नहीं मानी मैंने। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें इन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना किया। समाज में जो उन्होंने हथकड़ियां पहनी उसके लिए समाज ने उनको प्रतिष्ठा दी, समाज ने उनको सम्मान दिया कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन्होंने, जो कवि हैं, इन्होंने भी देश में अपना योगदान दिया है। और इसीलिए क्योंकि उस हथकड़ी से उनको सम्मान मिला, इसीलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। प्रश्न 10 देखें, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। अभी काली शब्द से जो चमत्कार पैदा हुआ है काव्य में, उसके बारे में बताना है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी इसके संदर्भानुसार है। क्या संदर्भ है?
हथकड़ियां, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए। काली काली की आवृत्ति क्योंकि सब कुछ काला काला दिख रहा है, सब कुछ अंधकार में है, सब कुछ निराशावादी है। अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए काले रंग का वर्णन किया। पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए उसका काले रंग का वर्णन किया। अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के बारे में भी काला रंग बताया गया। मतलब हमारे अंदर जो गुस्सा है वो काले रंग का प्रतीक है, हमारा जो अंधकार में भविष्य है वो काले रंग का प्रतीक है, जो अंग्रेजों ने अन्याय हमारे ऊपर कर रहे हैं वो भी उसका प्रतीक है। और रात काली है, कोयल काली है, काली कारनामे हैं जनता के, काले कारनामे हैं शासन के, इन सब को दिखाने के लिए काले रंग की आवृत्ति की गई। बार बार काली 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 प्रयोग किया गया, ये बताने के लिए कि कितना घना अंधकार है, कितनी अधिक परेशानियां हैं। प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। अभी यहाँ इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य बताना है, तो आप पहले कविता का नाम, कवि का नाम लिखेंगे, फिर इसका व्याख्या करेंगे कि यह काव्य पंक्ति जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया। जेल में जो परेशानियां हैं वो जंगल में लगी आग के समान है। ब्रिटिश जेलों के असहनीय यातनाओं में कोयल कूक रही है। यातनाओं के लिए अब यह उपमान ठीक बन पड़ता है। जो जेल में तकलीफें मिल रही थी उसके लिए ये उपमा दी गई है कि कैसे जो है वो दावानल, मतलब जंगल में लगी आग है। जेल में जो यातनाएं हैं वो जंगल में लगी आग के समान है। इसमें कोयल की कूक को चीख मान करके कवि उससे प्रश्न कर रहा है कि कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। मतलब कोयल चीख रही है, उसकी आवाज जो है वो गाना नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो इस तकलीफों को देख करके चिल्ला रही है, चीख रही है दर्द से। दावानल की ज्वालाओं में रूपकातिशोक्ति या अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग भी प्रभावशाली है। अभी यहाँ पर जो प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया वो भी बहुत सुंदर है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। वर्णों की आवृत्ति है। फिर दूसरा इन्होंने जो व्याख्या करने को कहा, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। अभी यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है। इसमें कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन और मार्मिक वर्णन पर करा है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं। कोयल की आवाज से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन लेखक जो है वो रो भी नहीं सकता, अपना दर्द भी नहीं बता सकता। दर्द भी बताता था तो और उसको मार पड़ती थी, कोड़े पड़ते। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजा रही है, और वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। जो रणभेरी क्या होता है, जब युद्ध शुरू होता है तो उसके लिए बिगुल बजाया जाता है। तो कोयल ने भी बिगुल बजा दिया है कि अब इस जो ब्रिटिश शासक है इस शासन के खिलाफ, इसके विरुद्ध जो है वो रणभेरी बजा दी कि युद्ध करो। और स्वतंत्रता सेनानी अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है, और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा देने का काम कर रही है कि उठो, हिम्मत मत हारना और लड़ो, और तुमको स्वतंत्रता पानी है। भाषा सरल प्रवाहमयी है, तुकांत भाषा है। तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार। अभी यहाँ बच्चों आपकी रचना और अभिव्यक्ति है, उसमें एक प्रश्न है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की। तो अल्प पक्षियों का चहकना अन्य पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर और कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में कूक रही है। कोयल के कूक में ऐसी उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना है। अब यहाँ कोयल की बात क्यों करी, और पक्षी भी बोलते होंगे, लेकिन कोयल की बोली कैसी होती, मीठी बोली, और उस मीठी बोली में उसको वेदना सुनाई दी, तो उसको लगा इतनी मीठी वाली बोली वाली पक्षी जो है वो क्रांतिकारियों को चेतना जगाने का काम कर रही है। क्या हो गया ऐसा, ये पागल हो गई है, या बाहर कुछ घटित हो गया, या तो ये हमको जो है वो जोश जगाने आई है। कोयल क्यों आई है, तो वो केवल कोयल से बात कर रहा है। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। जेल में स्वतंत्रता सेनानी भी होते थे और अपराधी भी होते थे, डाकू चोर भी होते थे, तो उनसे एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता था। ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। ब्रिटिश सरकार तो नहीं चाहती थी ना कि हमको स्वतंत्रता मिले, तो वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों और बंटवारों के साथ रखती थी, उनको साथ में रखा जाता था, और आम अपराधियों जैसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था कि उनकी हिम्मत टूट जाए और वो ये क्रांतिकारी की लड़ाई लड़ना बंद कर। अभी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं छोटे छोटे, जो आप इसके अलावा भी, पाठ के अलावा भी आपको पढ़ने चाहिए, तो एक बार उनको देख लेते हैं। जीवन पर
अब दिन रात कड़ा पहरा है, ऐसा किसने कहा और क्यों कहा? जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, किसने कहा? कवि ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वहां जेलों में कड़ा पहरा होता था, मतलब ना जीने देते थे ना मरने देते थे। तो यहाँ उत्तर देखिए, ऐसा कवि ने कहा क्योंकि कवि को स्वतंत्रता की मांग करने के कारण जेल में कैद कर दिया गया। उसे वहां भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था और मरने भी नहीं दिया जाता था। कवि एवं प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की मृत्यु जेल में होने पर अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण बनने का भय था। मतलब अगर मर गए, कोई क्रांतिकारी जेल में मर गया तो क्या होगा? लोग बाहर जो है लोग एजिटेशन शुरू कर देंगे, हंगामे हो जाएंगे, आंदोलन हो जाएंगे, लोग भीड़ लगा लेंगे और जुलूस निकाल देंगे सरकार के खिलाफ। तो वो भी नहीं चाहते थे, तो वो मरने भी नहीं देते थे और जिंदा भी रखते थे, जिंदा भी नहीं रहने देते थे, जिंदा रहने के लिए खाना नहीं देते थे, कष्ट देते थे। वो ये चाहते थे किसी तरह ये बस इनकी सांसें चलती रहे, ना तो ये शासन के खिलाफ कुछ कर पाए और ना ही मर पाए। तो न जीने देते थे ना मरने देते थे। कवि को हिमकर किस तरह निराश कर चला गया? चंद्रमा ने कैसे निराश किया? स्वतंत्रता सेनानी की कवि की जेल में कैद कर दिया गया था। रात के सुनसान समय में वह चंद्रमा से बातें करते हुए उसके सहारे के समय बिता लेता था। चंद्रमा की रोशनी होती थी और उससे बात करते हुए कवि अपनी समय बिता लेता था, परंतु रात बीतने पर चंद्रमा भी छिप जाता था। अंधेरी रातों में चंद्रमा छिप गया तो अब कवि अकेला पड़ गया था। इसलिए उसने उस चंद्रमा से भी कहा कि तुमने भी मुझे निराश कर दिया। 15 दिन तो रहता था चांद, 15 दिन वो छुप जाता था, तो वो चांद से कहता था आज तुमने भी मुझे निराश कर दिया। आज जरा सी भी रोशनी नहीं दिख रही, जरा सी भी आशा की किरण नहीं दिखाई दी। कवि ने किसकी वेदना को बोझ के समान बताया और क्यों? कवि ने पराधीन भारत में रह रहे भारतीयों की वेदना को बोझ के समान बताया। जो भारत के लोग हैं उनके अंदर जो दर्द है उसको अपने कंधों पर बोझ के समान बताया, क्योंकि पराधीन भारतीयों के साथ अंग्रेज नाना प्रकार की यातनाएं देते थे। वे निर्दोषों पर भी अत्याचार करते थे। अंग्रेजों का यह क्रूर व्यवहार भारतीयों की बोझ जैसी भारी वेदना बन गया था। अंग्रेज केवल जेल में ही नहीं यातनाएं देते थे, किसानों पर, आम जनता पर खाना पीना दवा इलाज कुछ नहीं देते थे। उल्टा हमारे देश की जो संपत्ति थी वो लूट लूट करके अपने देश में ले गए और हमारे लोगों के ऊपर जितनी प्रताड़नाएं वो कर सकते थे वो उन्होंने करी है। हमारे लोगों को बंदी बना बना के रखा, अपने सब काम करवाते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, किसी की जनता की किसी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे और हमारे ही ऊपर शासन करते थे। हमारी ही संपत्ति को वो इस्तेमाल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे और उसको अपने देश में लूट करके ले जा रहे थे। ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया और क्यों? पाठ के आधार पर बताइए। अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को जेल में रखकर हथकड़ियां पहना दी थी। इन हथकड़ियों को ब्रिटिश सरकार का गहना कहा गया। ये हथकड़ियां भारत माता को आजाद कराने के लिए, पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिली थी। ये जो हथकड़ियां पहनी उन्होंने, वो क्यों पहनी? क्योंकि वो अपनी भारत माता को आजाद करना चाहते थे। तो ये वो उसको गहने की तरह स्वीकार करते थे। उससे उनको लगता था उनका मान बढ़ गया, इसलिए वो हथकड़ियों को गहना कहते। जेल में कवि के रोने को भी गुनाह क्यों माना जाता था? अगर कोई रो रहा हो तो उसको रोने भी नहीं देते थे। क्यों? अगर एक रोएगा तो बगल वाली जेल जो पड़ोस की कोठरी में है वो भी दर्द में हो जाएगा, वो उसका दर्द सुन करके वो भी परेशान होगा और फिर विरोध कर सकते हैं। सब एक दूसरे को रोता देखेंगे तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, जेल में भी विरोध शुरू हो जाएगा। तो वो रोने भी नहीं देते थे, रोता था तो और मारते थे, उसको ले जाके अलग बंद कर देते थे। तो पराधीन भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया था। वे निर्दोष भारतीयों को जेल में डाल देते थे। ऐसी ही दशा में स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वाले कवि को भी जेल में डाल दिया गया। वहां उसे रोने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि कवि का रोना सुनकर अन्य कैदियों के मन में कहीं उसके प्रति सहानुभूति और अंग्रेजों के प्रति आक्रोश ना भड़क जाए। मतलब दूसरा कैदी उससे कहीं सहानुभूति ना दिखाने लगे तो भी उनको परेशानी, क्योंकि वो मिल जाएंगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों ने हर जगह चलाई, चाहे वो जेल थी चाहे वो देश था। एक दूसरे से बांट दो और उनके ऊपर शासन करो। जेल में कैदी के रूप में कवि को क्या क्या करना पड़ता था? पेट पर जुआ रख करके मोट को खींचना पड़ता था, पत्थर से गिट्टी तोड़नी पड़ती थी और बैल की जगह कोल्हू को खुद चलाना पड़ा। अभी इस पाठ के आधार पर कोयल और कवि में अंतर बताइए। कोयल को हरी भरी डालियां मिली थी, कवि को 10 बाई 10 की छोटी सी कोठरी। कोयल आजाद होकर पूरे आकाश में उड़ सकती थी, लेकिन कवि कहीं नहीं जा सकता था, उस कोठरी में सिमट के रह गया था। कोयल जो है वो मीठे मीठे गीत गाती थी और लोग उस पर वाह वाह करते थे, लेकिन कवि को तो यहाँ रोना भी नहीं नसीब नहीं था, वो रो भी नहीं सकता था। कोयल स्वतंत्र थी, कवि परतंत्र था। तो ये उसकी अंतर है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमने देखे और मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता के सभी प्रश्न आप कर पाएंगे
और ये पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट पाठ है। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं हमारे, तो आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें। एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट कविता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आते हैं इसमें से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।